हेलो स्टूडेंट्स, SN2TH रिएक्शंस में हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस पढ़ी, कुछ एग्जांपल्स पढ़े। अब डी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे SN2TH रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये रिएक्शंस में आप लोगों को समझ में तो ये आ गया होगा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। वास्तव में ये रिएक्शंस जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड NCERT का, उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन है वो चल रहा है। आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग सभी चैप्टर्स में जो रिएक्शंस आने वाली हैं उनको हम लोग एक जगह, एक पोजीशन पर, एक स्थान पर पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक में पढ़ रहे हैं, जिससे वो जब रिएक्शंस आए तो समझना आसान हो जाए। हालांकि अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये रिएक्शन मैं रिपीट नहीं करूंगा, वहां तो आप लोगों को बस रिवाइज करना होगा, तेजी से लिख दूंगा। अब ठीक है, आप लोगों को समझना होगा, याद करना होगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो अभी तो हम लोग पढ़ेंगे SN2TH रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहले तो इसकी इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इंपॉर्टेंट SN2TH रिएक्शंस देख लो। रिएक्शन नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड के सभी डेरिवेटिव्स बनाए जा सकते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड से। डेरिवेटिव का मतलब यही तो हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एसिड हैलाइड। तो मैंने इसमें NaCl डाल दिया, Cl- डाल दिया, Cl- यहां गया, OH को बाहर निकाल दिया और क्या बन गया? एसिड हैलाइड। ये बना। लेकिन आप लोग गलत हो, ध्यान से नहीं सुनते हो। ये रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि Cl- ज्यादा स्टेबल है कि OH- ज्यादा स्टेबल है? Cl- ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि Cl है HCl का एनायन। स्ट्रॉन्गर एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होता है। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में Cl का साइज काफी बड़ा है, इसलिए बड़े साइज वाले एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। इसी कारण से Cl- की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी OH- के रेस्पेक्ट में, और जो ज्यादा स्टेबल होता है वो बाहर निकलता है। कहने का मतलब OH- Cl को निकाल सकता है, Cl- OH को नहीं निकाल सकता। ये रिएक्शन नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिर तो एसिड का हैलाइड बनना ही नहीं चाहिए। OH को हटा के Cl कैसे आएगा? तो OH को हटा के Cl आ सकता है। उसके लिए उपाय हैं, तरीके हैं, कुछ चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ लिविंग ग्रुप OH कितना बेकार लिविंग ग्रुप है। OH बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये बेकार लिविंग ग्रुप है। इसको बेवकूफ बना के निकालना पड़ता है। कैसे? ऐसे। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बनाना ही है तो PCl5 डालो। एसिड हैलाइड बनाना है तो PCl5 डालो। इसमें प्रोडक्ट ये बनता है, थोड़ा सा समझना नहीं पड़ेगा, यहाँ तो याद रखना पड़ेगा। यहाँ POCl3 प्लस HCl बनता है। कैसा हुआ? POCl3 का क्या नाम है, कार्बन पेंटाक्लोराइड का एक Cl तो आ गया इस कार्बन पे, और एक Cl आ गया इस H के साथ में, और ऑक्सीजन निकल गया फास्फोरस के साथ में। वास्तव में यहाँ लिविंग ग्रुप ये होता है, OH- लिविंग ग्रुप नहीं है। यहाँ Cl- ने इसको बाहर निकाला होता है। जब इसका रिएक्शन होता है अलग अलग स्टेप्स में, तो ये प्रोसेस में ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलता है ना। तो ये तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसी ही रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं, एक जैसी हैं, बार बार आएंगी तो याद कर लोगे, ऐसा मुश्किल भी नहीं है। PCl5 की रिएक्शन होती है, वैसे ही PCl3 की रिएक्शन भी होती है। इसके एक मॉलिक्यूल से इसके 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं, एंड इसको 1/3 कर देता हूँ, एंड बनते हैं RC+OCl, और इसमें लिविंग ग्रुप होता है POCl3, फॉस्फोरस एसिड। मैं नेम नहीं लिखूंगा, ये तो तुम्हें आता है पहले से ही। फॉस्फोरस एसिड बनेगा। एक Cl आया, OH को निकाला, दूसरा Cl आया, OH को निकाला, तीसरा Cl आया, एक और OH निकाला, 3 OH निकलेंगे और तीनों OH यहाँ जाके जुड़ गए, ये फॉस्फोरस एसिड बनता है। ये भी रिएक्शन है तो SN2TH रिएक्शन, ये भी SN2TH रिएक्शन है, लेकिन लिविंग ग्रुप यहाँ इस फॉर्म में बाहर निकलता है, ये आसानी से निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवा दी। SOCl2 क्या होता है? थायोनाइल क्लोराइड, इनसे करा दी। तो इससे कराने पर भी एक Cl तो H के साथ, दूसरा Cl यहाँ न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, और ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में RC+OCl बनता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, और यहाँ लिविंग ग्रुप सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इसलिए
इसलिए आसानी से बाहर निकल जाती है ना। तो ये स्टेबल लिविंग ग्रुप से इसलिए ये रिएक्शन हो जाती है। ये कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। या फिर आपको मैंने बताया कि Cl यहाँ जब निकालता है तो इसको बाहर निकालता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है न्यूट्रल फॉर्म Cl माइनस के रेस्पेक्ट में, तो मोर स्टेबल वाले लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो हुआ एसिड का पहला डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का दूसरा डेरिवेटिव है एनहाइड्राइड। अगर आपको एनहाइड्राइड बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इसके एक मॉलिक्यूल की दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन होगी और उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आया और उसमें से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालने के लिए कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं, तो यहाँ P2O5 हीट किया जाता है। ये P2O5 मतलब हो गया फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। हो सकता है आपको लिखा हुआ मिले P4O10, एक ही बात है, P4O10 को ही P2O5 कर देते हैं हम लोग, है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उस तरह से लिख दिया है स्मॉल सिंपलेस्ट रेशियो में। P5 मॉलिक्यूल तो P4O10 ही होता है, ये तो बस लिख दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया है। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ही कहा जाएगा। तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो डिहाइड्रेशन होता है, और ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ये वाटर का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फोरिक एसिड के ये एनहाइड्रस फॉर्म होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर सकता है और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ फॉस्फोरिक एसिड बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मिलेगा, एनहाइड्राइड बन सकता है। तो एसिड का दूसरा डेरिवेटिव मैंने बना दिया, तीसरा डेरिवेटिव भी बनाऊंगा। ये लिखो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, इसे लिख डालो जल्दी। नेक्स्ट 6th रिएक्शन लूंगा, एस्टर बनाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी एल्कोहल के साथ में कर दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, यहां का H, यहां का OH बाहर निकलता है। रिएक्शन SN2TH ही है क्योंकि उसी में चल रही है, और एस्टर बनता है। यह एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है, एस्टरिफिकेशन। इसे मैं अलग से लूंगा, है ना। एस्टरिफिकेशन को अलग से पॉइंट डाल के लिखेंगे, ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव था ये वाला। हाँ, अगर इसकी जगह आप R' की जगह एरोमेटिक लो तो भी उसी रेस्पेक्ट उसी तरह का एस्टर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट बनाता हूं अमोनिया से रिएक्शन। अगर आपने अमोनिया से रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन की है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन की है, तो भाई ये एसिड है, ये बेस है, इसे जितना तो जानते होंगे ये बेस है। तो ये बेस एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं, एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे, और ये SN2TH रिएक्शन नहीं होती है। सिंपल सा एक सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना, लिखिए नेम, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना। ठीक है, ये बनता है। लेकिन अगर आपने इसको हीट किया होता, आपने अमोनिया के साथ इसे हीट किया होता, गर्म किया होता, वो टेम्परेचर फिक्स होते हैं कि इतने टेम्परेचर पे हीट करना है, वो हर रिएक्शन का टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए आज के डेट में, एग्जाम के लिए जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ टेम्परेचर आपको बताया जाएगा। तो हीट किया तो उस केस में ये अमाइड बनता है प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अगर आप इसको भी हीट कर दो तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, इसको भी हीट करने से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, एलिमिनेट होता है और अमाइड बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने अमोनिया की जगह, ये क्या बना, प्राइमरी अमाइड बना। अमोनिया की जगह अगर प्राइमरी अमीन यूज किया होता और इसको भी हीट कर देते तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एक अमाइड बन जाता, सेकेंडरी अमाइड। अब आप टर्शरी अमाइड बना ही लोगे। अगर मैं R2-NH ये ले लेता हूँ और हीट कर देता हूँ तो वाटर का मॉलिक्यूल तो यहाँ भी निकला था और वाटर का मॉलिक्यूल तो यहाँ भी निकलेगा और 2 R' इस पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल निकला, क्या बना, टर्शरी अमाइड।
इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। और लेता हूं रिएक्शन नंबर 10th थी, रिएक्शन नंबर 11th, उसी आगे बढ़ते जाना। अगर मैं यहाँ टर्शरी अमीन डाल दूं और हीट कर दूं तो रिएक्शन नहीं होगी। H2O का मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, H नहीं है इसके पास तो, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हैं। रिएक्शन नंबर 12 लीजिए, तड़कता भड़कता सा गिगनार्ड रिएजेंट। अब तुम सोचो कि गिगनार्ड रिएजेंट आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां टक्कर मारेगा और OH को निकाल देगा क्लीन बोल्ड, ऐसा होगा? तो मुझे लगता है आप ही बोल्ड हो गए। गिगनार्ड रिएजेंट बहुत अच्छा बेस है और उसको इतना अच्छा एसिड मिलेगा तो कोई और रिएक्शंस के चक्कर में नहीं पड़ेगा, सबसे पहले सटीक रिएक्शन करेगा एसिड बेस रिएक्शन। तो ये बेस और ये रहा एसिड, है ना। तो रिएक्शन कर दो, एसिड बेस रिएक्शन, इस R' ने इस H को निकाल दिया। कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी। SN2TH रिएक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना। ये H कौन ले गया? ये वाला H R' ले गया और RCOO माइनस मैग्नीशियम और क्या लिया था? X लिया था। ये सॉल्ट बन जाएगा, है ना, ये सॉल्ट बनेगा। फिर गिगनार्ड रिएजेंट में हिम्मत नहीं है, आप सोचो कि मैं गिगनार्ड रिएजेंट एक्सेस में डाल देता हूँ तो एक मॉलिक्यूल ने तो गिगनार्ड रिएजेंट से एसिड बेस रिएक्शन कर ली, तो दूसरा मॉलिक्यूल एक बार और जाके रिएक्शन करे, वो गिगनार्ड रिएजेंट नहीं करता, वो तो RLI करता था। वो जरूर कर सकता है यहाँ पे, बट गिगनार्ड रिएजेंट तो बस यहीं रुक जाता है, ठीक है। ये सभी SN2TH रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसे जो लिखो, इसे एक और एग्जाम्पल लूंगा, फटाफट लिखो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से लिख डालो। उस रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। ये कंपाउंड है, इसमें यहाँ COOH है, यहाँ COOH है, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए अमोनिया से एक्सिस में लेकर और हीट कर दो, प्रोडक्ट बना दो। नेम है इसका टरथैलिक एसिड या टेरिथैलिक एसिड, थैलिक एसिड कहते हैं इसे, है ना, पर टेरिथैलिक एसिड कहते हैं। प्रोडक्ट बना दो। अच्छा, तो ये एक कंपाउंड है, नेम है इसका थैलिक एसिड। क्या है? थैलिक एसिड। थैलिक अभी बताया भी था मैंने, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड को हीट किया जाए तो इसको P2O5 की प्रेजेंस में हीट करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये ना भी लोगे तो भी ये वाटर का मॉलिक्यूल आसानी से निकल जाता है हीट करने पर। इसे हीट कर दो तो भी H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। आगे बताऊंगा कि अगर ये 4 कार्बन हो ना, 1 2 3 4 या 5 कार्बन हो तो हीट करते ही जल्दी से H2O का मॉलिक्यूल निकल के एनहाइड्राइड बनता है। इन दोनों में से एक ही कंडीशन ले लो, चल जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा एनहाइड्राइड, चलो बता दिया वो तो मैंने। तो एनहाइड्राइड बना, एनहाइड्राइड का क्या करना है वो तुम जानो। और अगर इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स लेके हीट किया तो क्या बनेगा? बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ, मैं बनाता हूँ, मैं बना देता हूँ। इसकी रिएक्शन जब इससे होगी तो यहाँ भी सॉल्ट बनेगा, यहाँ भी सॉल्ट बनेगा। अगर हीट ना किया होता तो केवल सॉल्ट बन के रिएक्शन रुक जाती, लेकिन हीट किया हुआ है तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल के यहाँ करस्पॉन्डिंग अमाइड बन जाता है, ठीक है। इस तरह से बना। इसको अगर हीट किया आपने तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला और ये थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया? थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। और इससे हीट कर दिया जाए तो तुम समझ गए, यहाँ भी रिएक्शन करेगा, यहाँ भी रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? थैलिक अमाइड, CONH2, CONH2 और CONH2, ये बनेगा, ठीक है। नेम क्या बताया मैंने इसका? थैलिक एनहाइड्राइड, नहीं सॉरी एनहाइड्राइड वो है, ये थैलिक अमाइड है। अब एक और चीज़ सुन लो, ये रिएक्शन आगे भी आएगी। इस कंपाउंड को और ज़्यादा हीट किया जाए, और भी ज़्यादा हीट किया जाए तो जैसे 4 कार्बन बीच में हो, 1 2 3 4,
जैसे यहाँ थे, इसे हीट करने से भी H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये मत डालो तब भी ये काम होगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही इस कंपाउंड को भी थोड़ा और हीट किया जाए तो यहाँ से अमोनिया भी रिलीज हो जाता है, जैसे वाटर रिलीज हुआ था वैसे ही अमोनिया रिलीज हो जाता है और इस तरह का अमाइड बनता है जिसे थैलीमाइड कहते हैं। क्या ये? थैलीमाइड, थैलीमाइड। और ये कौन था? ये थैलिक अमाइड था, थैलिक अमाइड, अमाइड। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस करो, जरा कर दो इसका हाइड्रोलाइसिस, क्या बनेगा ये तो बता ही दिया मैंने। ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड प्लस अमोनिया, थैलिक एसिड एंड अमोनिया फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड बेस SN2TH रिएक्शंस। चलो तो इसको लिख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट ई पॉइंट लेंगे, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को मैं अलग से ले रहा हूं। एस्टरिफिकेशन में रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से हो जाती है। किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है एसिडिक मीडियम में। डाइल्यूट H2SO4 में तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। अभी बता देता हूँ। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, मैक्सिमम केस में तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। एक स्पेसिफिक केस भी आता है, उसको अलग से लूंगा। मैक्सिमम केस में ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अगर ये ऑक्सीजन 18 है तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये वाला निकलेगा कि ये वाला H2O निकलेगा। यहाँ से भी तो निकल सकता था, बट मैक्सिमम केस में ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है हमारे पास में, एविडेंस है इसके। और बनता है RC डबल बॉन्ड OR डैश ऑक्सीजन 18, ये बनता है प्लस H2O। ठीक है, ये बन जाएगा। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। जनरली तो यही वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। मैंने आप लोगों को एस्टर का हाइड्रोलाइसिस बताया था, तो उस समय मैंने बताया था कि एसिडिक मीडियम में रिवर्सिबल होता है। क्यों रिवर्सिबल होता है? इसीलिए होता है कि अगर इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है, और एसिडिक मीडियम में वो वापस एस्टरिफिकेशन भी तो कर सकता है। तो एसिडिक मीडियम में वो रिवर्सिबल होता है। बस इतना सा अंतर है कि कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन लोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने वाला बिठा रखा है, तो एब्जॉर्ब करके एस्टरिफिकेशन करेगा। अगर डाइल्यूट कंडीशन में आप एसिड लोगे तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल होगी। क्लियर है? ये चीज लर्न करनी है। लेकिन एक स्पेसिफिक केस है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला मैकेनिज्म तो इन जनरल कर दो, इन जनरल। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन की जाए, ये रहा, और यहां R डैश ग्रुप वही है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। अगर ये R डैश ग्रुप, इफ R डैश इक्वल्स टू टर्शरी एल्काइल या फिर बेंजाइलिक, यहां ले लेता हूं बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हो, उस केस में क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलता है, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बनेगा OR डैश ऑक्सीजन 18। ये वाला 18 तो नहीं, 18 तो वाटर के साथ बाहर निकल गया, H2O तो बाहर निकल गया 18, ये वाला कंपाउंड बनता है। समझ गए क्या? मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ एस्टरिफिकेशन से उल्टा ही तो है, बिल्कुल जिस सीक्वेंस में एस्टरिफिकेशन का एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हुआ था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ R डैश अगर टर्शरी या बेंजाइलिक हुआ तो यहाँ भी कैटायन स्टेबल बन जाता है ना। इसका मैकेनिज्म लेता हूं मैं, आप लिखो जल्दी से इसको। इसका मैकेनिज्म लेते हैं, मिटा दूं, वीडियो पॉज कर लिया करो। हाँ, मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म,
जनरल ज़्यादातर केस में होता है। इसके भी कई तरह के मैकेनिज्म दिए गए हैं, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट मैकेनिज्म आते हैं इसमें भी। ये रहा एल्कोहल एसिड, इस एसिड पर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो फर्स्ट स्टेप में H+ यहाँ आता है, यहाँ भी आ सकता था बट यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ज़्यादा होती है इसलिए H+ यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो ये बना RCOH और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया OH। नेक्स्ट स्टेप में एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस कार्बन पर आके अटैक करेगा, इस पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, ये न्यूक्लियोफाइल आया, O- बना RCOH OH और ऑक्सीजन 18 लिया था एल्कोहल में, तो ये रहा एल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल H और R और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहां से H+ निकला, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एक H+ बाहर निकला और R C डबल बॉन्ड O, ये दोनों H2O निकाल दी मैंने, तो ये C डबल बॉन्ड O और यहां बन गया OR- ये वाला, और ये ऑक्सीजन 18 था तो ऑक्सीजन 18 यहीं रह गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ये वाला मैकेनिज्म जो होता है वो तो SN2 मैकेनिज्म है, ये स्टेप इसका RDS होगा, ये इसका RDS होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वही स्टेप RDS होता है। लेकिन वो जो केस था ना टर्शरी वाला कि R' इक्वल्स टू टर्शरी हो, वो केस भी स्पेसिफिक केस है, उसके लिए मैकेनिज्म बता रहा हूं। इफ R' इक्वल्स टू टर्शरी एल्काइल ग्रुप, अगर टर्शरी एल्काइल ग्रुप हो तो क्या होगा, या फिर बेंजाइलिक हो तो क्या होगा, तो भाई उस केस में SN1 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन क्या होती है कि ये जो अल्कोहल था जिसमें ऑक्सीजन 18 में ले लेता हूं, वो एसिडिक मीडियम में इस तरह से कार्बोकैटायन में इजीली कन्वर्ट हो सकता है कि H+ यहां एब्जॉर्ब कर लिया लोन पेयर पर और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और R+ बन गया, R' जो है वो R+ बन गया, ये रहा R' बन गया। अब इस R' पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपने ले रखा है वो एज न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके रिएक्शन करे और उसमें से H+ निकल जाए, R' के साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ डबल बॉन्ड R और ये जो H है ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाए, R'OC डबल बॉन्ड O और R बना और H+ बाहर निकला। इस तरह की रिएक्शन होती है, ये SN1 मैकेनिज्म होती है। कैसे हुई? क्या ये रिएक्शन यहाँ नहीं हो सकती थी क्या? अगर R' टर्शियरी और बेंजाइलिक नहीं होता है तो ये वाला प्रोसेस फेवर करता है, क्योंकि यहाँ पर कैटायन बनना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन जब R' में इतनी काबिलियत है कि वो कैटायन बहुत अच्छा बना सकता है तो तुरंत H+ को एब्जॉर्ब करके H2O को निकालने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए R+ जो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल का जो R ग्रुप है वही कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शन कर लेता है। एक बार फिर समझाऊंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से जब होती है तो नॉर्मल केस में तो ये न्यूक्लियोफाइल ही जाके अटैक करता है, जो कि ये मैकेनिज्म है। लेकिन अगर ये R' टर्शरी होता है तो एसिडिक मीडियम में यहाँ से OH निकलना आसान होता है और R+ बन जाता है, और R+ बनने के बाद ये ऑक्सीजन का लोन पेयर उस R+ पे रिएक्शन कर लेता है। तो ज्यादातर केस में ये रिएक्शन होती है, अगर कोई स्पेसिफिक केस दे तो ये रिएक्शन कर देना। चलो बनाओ इसको और एग्जाम्पल लेता हूं इसके। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म में वो कई बार पूछते हैं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा एस्टरिफिकेशन के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा रिएक्शन उतनी अच्छी होगी। ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो रिएक्शन आसानी से होगी। लेकिन अगर एल्कोहल देके पूछे जाए, डिफरेंट एल्कोहल देके कि ये 4 एल्कोहल हैं, इन एल्कोहल्स में से कौन सा एल्कोहल एस्टरिफिकेशन सबसे अच्छी कर सकता है, तो आप समझ लीजिए यहां ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। उस केस में ये जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये R' जितना इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, रिएक्शन उतनी ही बढ़िया होती है। ठीक है, समझ गए हो? वापस मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का R ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एस्टरिफिकेशन के लिए। लिख लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ एस्टरिफिकेशन इंक्रीज व्हेन R ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और यहां लिखिए रिएक्टिविटी
फॉर एस्टरिफिकेशन इंक्रीज व्हेन R डैश ऑफ एल्कोहल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो रिएक्शन तब बढ़िया होगी। क्लियर है? तो लिखो इसे, फटाफट लिखो, एग्जाम्पल कराता हूं। ये रहा CH3COOH। अब इसमें ज़्यादा सोचना तो कुछ है नहीं, इसी की रिएक्शन करवा दी है मैंने एक बार तो मीथाइल अल्कोहल से, है ना। ये लो मीथाइल अल्कोहल से करा देते हैं ऑक्सीजन 18 रखकर, और इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर देते हैं। इसकी रिएक्शन PHOH प्लस एसिटिक एसिड से करा देते हैं। इसकी रिएक्शन इस टर्शरी बेंजाइलिक से करा, टर्शरी अल्कोहल से करा देते हैं। ऑक्सीजन 18 है, रिएक्शन कराओ। इसकी रिएक्शन किसी ऐसे अल्कोहल से करा दो जिसमें H है, D है, मिथाइल है और यहाँ ऑक्सीजन 18 है, प्रोडक्ट बना दो। और ये एक और ख़तरनाक सी रिएक्शन जगह है कि नहीं है, देखते हैं, आपको समझ में तो आ जाएगी कि इसमें यहाँ OH है, H है, D है और फिनाइल है, नहीं टर्शरी लूँगा इसे, CH3 है और इथाइल है। ये प्योर अल्कोहल लिए हैं, तो रिएक्शन कराओ। प्योर मतलब रेस्पिरेटरी या लिवोरोटेटरी। तो प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। तो मैं बनाऊंगा, वीडियो पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने, तो वीडियो पॉज करके बना लेते हो। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगी, यहाँ का H निकलेगा, यहाँ का OH निकलेगा, तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऑक्सीजन 18 यहाँ से आएगा, है ना, और H2O निकलेगा, उसे नहीं लिखने वाला। यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल ये होगा, H2O निकलेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O PH बनेगा। ऑक्सीजन 18 अगर ये है तो ये ऑक्सीजन 18 यहीं आएगा। लेकिन अब इस बार तो टर्शरी है, तो टर्शरी में तो ये कैटायन बनता है और यहाँ का OH यहाँ के H के साथ निकलता है, SN1 रिएक्शन होती है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये टर्शरी वाला ग्रुप ऑक्सीजन 18 H2O में निकल गया। इस बार टर्शरी नहीं है, तो यहां से तो ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करेगा, SN2TH रिएक्शन होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H D मिथाइल और ये ऑक्सीजन 18 रहेगा। लेकिन इस केस में वापस मैंने टर्शरी ले लिया, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन 18 भी लगा दो तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, कैटायन यहां बनेगा और इस कैटायन पर ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, जो कि प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है। इस कारण से दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, है ना। ऑक्सीजन 18 तो निकल गया, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ PH है, प्लस एक और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके बना देता हूं तो इनएंशियोमर्स बन जाएंगे। इधर ET कर देता हूँ, इधर Me कर देता हूँ, फिशर फॉर्म ही तो बना रहे हैं। तो हमें पता ही है कि कायरल कार्बन जब बनेगा, कायरल कार्बन ये टूटेगा तो कैटायन बनेगा। कैटायन प्लेनर होता है और प्लेनर पे न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसमें तुम्हें दिमाग लगाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब आप एक्सपेक्टेशन ना करें कि सर उससे मुझे डिटेल में खोल के बताओ। इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल्स लिए थे उनमें ये चीज़ मैंने बताई थी, अगर तो दिमाग का यूज़ करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एस्टरिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। ओके।